Hello friends, hope you are good. This is your lecture number 17th of unit number 4th, System Control Devices. तो आज हम देखने वाले वैक्यूम ऑपरेटेड डिवाइसेस के बारे में। इसमें हम टोटली 4 डिवाइसेस देखेंगे: वैक्यूम रिजर्व टैंक, वैक्यूम रिस्ट्रिक्टर, वैक्यूम मोटर एंड चेक वॉल एंड चेक रिलेज. So let's get started with this session for. So the first thing first, the vacuum reserve tank. हाँ, तो हमने वैक्यूम सिस्टम देख रहे थे हम प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था कि 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है वैक्यूम सोर्स, दूसरा होता है रिजर्वायर और तीसरा होता है, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे बताइए. तो जिसमें का सबसे पहला कंपोनेंट है आपका वैक्यूम रिजर्व टैंक. तो ये होता है इन वैक्यूम रिजर्व टैंक और वैक्यूम और निगेटिव प्रेशर इज स्टोर्ड. तो आपका ये क्या करेगा, वैक्यूम स्टोर करके रखेगा. द टैंक इज मेड ऑफ स्टील. ये होता है स्टील से मेड अप. They are made of in cylindrical shapes or cylindrical shapes in size. Sorry, cylindrical and spherical shapes and size. तो ये सिंपल एक ड्रॉ मैंने आपको फिगर करा के दिया हूँ. तो ये होता है एक सिंपल स्फेरिकल या फिर सर्कुलर, आपको जो भी कंसिडर करना है कंसिडर कर सकते हैं इसे. तो इसके अंदर होता है वैक्यूम और निगेटिव प्रेशर. एक वैक्यूम पॉसेसेस टू द रिजर्वायर सिस्टम. ये जो है वैक्यूम पास होता है रिजर्वायर सिस्टम पे. इसके वैक्यूम के अंदर आपको इनपुट दिखाई दे रहा होगा किसी तरह से. काफ़ी छोटा इनपुट होता है और यहाँ पे स्टोर होता है. एक वॉल होता है यहाँ पे जो कि नॉन रिटर्निंग वॉल होता है. मतलब जो ओपन हो गया तो उसके वैक्यूम आपको अंदर चला जाएगा. जब यहाँ से उसका प्रेशर बनता है तो ये वॉल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसको बैक प्रेशर मिल जाता है, इसलिए वो क्लोज हो जाता है. ठीक है. तो ये काफ़ी सिंपल सा आपको एक डिवाइस है. इसमें कुछ देखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आपको ये फिगर और ये इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन याद में रखना है कि ये निगेटिव प्रेशर स्टोर करता है. ये स्टील का बना हुआ होता है. ये स्फेरिकल शेप और सिलेंड्रिकल शेप्स में अवेलेबल होता है. उसके बाद है वैक्यूम रिस्ट्रिक्टर. ठीक है. तो इसके बाद इसके नाम में आपको जानकारी दिखाई दे रही है, ये कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्ट करता ही होगा. तो फंक्शन ऑफ द वैक्यूम रिस्ट्रिक्टर इज टू डिले और स्लो डाउन द ऑपरेशन ऑफ द वैक्यूम ऑपरेटेड डिवाइस. तो ये इसका फंक्शन क्या है, स्लो करना या फिर डिले करना आपके वैक्यूम ऑपरेटेड डिवाइसेस को. द वैक्यूम रिस्ट्रिक्टर हैव अ स्मॉल डायमीटर ओपनिंग और ओरिफाइस विच विल स्लो डाउन द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम. तो आपके ऑपरेशन सिस्टम को ये स्लो करता है. क्यों? जब देखिए आपका व्हीकल ऑन कंडीशन में होता है शुरू के, तो आपको उस टाइम में कूलिंग इफेक्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है. उस कंडीशन में आपके सारे सिस्टम को ज़्यादा इफ़िशिएंटली वर्क करना होता है. लेकिन जब आपके केबिन का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, कंट्रोल टेम्परेचर आपको मिल जाता है, तब आपको उसके सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन सिस्टम को ऑन रखना पड़ता है स्लो कंडीशन में. तो उस कंडीशन में क्या होता है, वैक्यूम रिस्ट्रिक्टर जो भी होता है आपके सारे वैक्यूम डिवाइसेस को स्लो डाउन कर देता है, ताकि आपको उसकी इफ़िशियंसी काफ़ी ज़्यादा मिले. ठीक है ना. क्योंकि वैक्यूम को ऑपरेट करना पड़ रहा है. हमने देखा था वैक्यूम सोर्स क्या है, इंजन और पंप. तो उतना ही इंजन को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, आपके पंप को भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है. तो वो जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा उनको इफ़िशियंसी लगेंगी. ठीक है ना. आपका जो भी आपके कार का माइलेज होता है वो अफेक्ट करता है इस पर से. तो ये सिंपल से डायग्राम देखिए. एक वैक्यूम मोटर है यहाँ पे दिया गया, एक वैक्यूम का रिस्ट्रिक्टर है, यहाँ पे छोटा सा ओपनिंग दिखाई दे रहा है आपको. ये होता है एक ओरिफाइस टाइप. ओके. और ये वैक्यूम का बाईपास होता है. इसको भी मैंने जूम करके यहाँ पे ड्रॉ किया हो, देखिए. ओके. तो ये होता है, जैसे ये शाफ्ट आपका टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो ये आपका सिस्टम को स्लो डाउन और फास्ट करने का अवेलेबिलिटी करा देगा. ठीक है ना. तो देखिए ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे कोई तो भी रिस्ट्रिक्शन ला रहे हो, तो यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन कौन सा ला रहे हैं, इसका सडन क्रॉस सेक्शन कम कर दे रहे हैं. यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन ज़्यादा था, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम होगा. तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, आपके जो भी वैक्यूम का प्रेशर है वो स्लो डाउन कर देगा, है ना. वेलोसिटी बढ़ा देगा लेकिन प्रेशर को स्लो डाउन कर देगा. तो ये रहा वैक्यूम रिस्ट्रिक्टर. अगला डिवाइस देखते हैं वैक्यूम मोटर. हाँ ठीक है. तो यहाँ पे देखिए नो वैक्यूम फ्रॉम बोथ साइड. और यहाँ पे सेकंड फिगर में आपको दिखाई दे रहा है वैक्यूम अप्लाइड फ्रॉम दी बोथ साइड. तो ये एक रॉड होता है. जैसे ही मैं इसे टू एंड फ्रो मोशन करूँगा तो एक स्प्रिंग के अकॉर्डिंग ये डायफ्रागम को ओपन एंड आउट करेगा. डायफ्रागम को ओपन एंड आउट करेगा. देखिए सिंगल प्लेट क्लच का कंस्ट्रक्शन याद कीजिए. उसमें एक डायफ्रागम होता है जो आपको टू एंड फ्रो मोशन प्रोवाइड करा देता है. तो क्या होगा, जैसे ये पीछे जाएगा यानी कि लेफ्ट साइड में जाएगा
तो यहाँ का वैक्यूम अप्लाइड ट्यूब जो होंगे वहाँ से वैक्यूम ये अंदर खींच लेगा, बराबर है। और ये उसको वैक्यूम क्रिएट कराएगा, अंदर से क्या क्रिएट कराएगा, निगेटिव प्रेशर। और जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, ये इस रॉड को अगर राइट साइड में सर्कुलेट कर दूँ, राइट साइड में शिफ्ट कर दूँ, तो ये स्प्रिंग के अगेंस्ट कॉम्प्रेस होगा। जो भी इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो इस ओपनिंग के अकाउंट से बाहर चला जाएगा, ये वैक्यूम अप्लाइड कर देगा आपको प्रेशराइज्ड। तो यही फंक्शन है आपका वैक्यूम मोटर्स का। तो ये क्या होता है, रॉड जैसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा उस हिसाब से वैक्यूम इनसाइड आउटसाइड बाईपास करेगा। तो ये रहा वैक्यूम मोटर के बारे में। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट इस लेक्चर का, चेक वॉल एंड चेक रिलेज। तो वॉल और रिलेज, द फंक्शन ऑफ वैक्यूम चेक वॉल इज टू कनेक्ट अ वैक्यूम रिजर्व टैंक विद द इंजन वैक्यूम। तो आपका इसका फंक्शन क्या है, ये आपके टैंक को, रिजर्व टैंक को कनेक्ट कराता है इंजन के वैक्यूम से। एंड दिस इज यूनिडायरेक्शनल वॉल। यूनिडायरेक्शनल मतलब ये किसी भी एक डायरेक्शन से पास होता है, बाय डायरेक्शनल नहीं होता है। मतलब ये जैसे भी वैक्यूम आपका इंजन प्रोवाइड करेगा तो वो रिजर्व टैंक में ही से होगा, और ना कि रिजर्व टैंक से उल्टा इंजन में चले जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में आपने एक यूनिडायरेक्शनल वॉल अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चेक वॉल का फिगर ड्रॉ करके दिखाई दिया है, ये विथ नॉर्मल इंजन वैक्यूम, और दिस इज नॉट विथ लो इंजन वैक्यूम। तो आप क्या करेंगे, इस जो भी स्लाइड है आपकी इस वीडियो की, इसे पॉज करके इसे अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए ए बी सी और डी, यानी कि पिस्टन से इनपुट दे रहा है, यानी कि फोर सिलेंडर इंजन आप इसे समझ सकते हो। इसके बीच में एक डायफ्रागम इंक्लूड किया है, और यहाँ पे छोटा सा आपको एक चेक वॉल दिखाई दे रहा है। ओके, चेक वॉल दिखाई दे रहा है। तो डायफ्रागम इज द पुल डाउन बाय द इंजन वैक्यूम अलाउिंग वैक्यूम फ्रॉम ट्रांसड्यूसर टू रीच वैक्यूम मोटर। तो ये वॉल आपको प्रोवाइड करा रहा है ट्रांसड्यूसर तक जाने तक, यानी कि वैक्यूम के मोटर तक जाने तक। ओके, ये रहा चेक वॉल। दूसरे फिगर में देखिए आपका एक्चुअली रिलेज क्या होता है, ठीक है। वैक्यूम चेक वॉल क्लोज, इसी को दिया है, देखिए तो अब देखिए कि ये वैक्यूम ऑपरेट कैसे होता है। अब यहाँ पर आपको P1 एंड P2 दिखाई दे रहा है। P1 यानी कि जहाँ से आपको इंजन का प्रेशर आ रहा है, वैक्यूम का प्रेशर, और P2 वैक्यूम फ्रॉम वैक्यूम रिजर्व टैंक। P2 क्या है, वैक्यूम रिजर्व टैंक का प्रेशर है। इस दोनों के बीच में आपको एक छोटा सा वॉल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए जब P2 आपका ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर यानी कि वैक्यूम टैंक रिजर्व का आपका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, P1 कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये वॉल क्लोज होता है, ठीक है। उस कंडीशन में ये वॉल क्या होता है, क्लोज होता है। अब मान लीजिए आपके वैक्यूम रिजर्व टैंक में का जो भी वैक्यूम है आपका, वो आपके सिस्टम ने यूज़ कर लिया, तो क्या होगा, आपका P2 ड्रॉप हो जाएगा, मतलब वैक्यूम रिजर्व बाय प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको यहाँ पे और वैक्यूम की ज़रूरत पड़ रही है, बराबर है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए P1 इज लेस देन P2, तब क्या होगा, ये वैक्यूम ओपन हो जाएगा और ये इंजन से आपका नया वैक्यूम लेना शुरू कर देगा, बराबर है। जब देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब P2 आपका ग्रेटर होगा, यानी कि वैक्यूम रिजर्व टैंक का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आपको रिजर्व की ज़रूरत है क्या, प्रेशर की नहीं। तो उस कंडीशन में क्या है, आपको ये वॉल क्लोज हो जाएगा। अब जब आपको यहाँ पे रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि P2 आपका ड्रॉप हो चुका है, तो आपको वैक्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस कंडीशन में ये वॉल ओपन हो जाएगा और ये आपके इंजन से वैक्यूम लेना शुरू कर देगा। तो ये रहा आपका चेक वॉल, ओके। और चेक रिलेज, चेक वॉल एंड चेक रिलेज। तो ये दोनों की फिगर्स आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। तो आने वाले लेक्चर्स में हम फिर आप देखेंगे सिस्टम कंट्रोल डिवाइसेस क्या होते हैं और सेंसर्स क्या होते हैं उसके, ओके। आपको आज के कोई भी लेक्चर का कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर मुझे गूगल क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं।